हाँ, तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और किसके बेसिस पे मैं बात कर रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बात कर रही थी। अरे क्लास में ऐड होना चाहिए ना, टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए आप सभी को। हाँ चलिए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे हम क्या पता करते हैं, मतलब यहाँ पे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जा रही है, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो ये हो जाता है कि अगर किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर है मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब अगर आपको निकालना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वो कौन से कैरेक्टर को शो करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करता है। उस बेसिस पे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब है कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं और क्या इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इंक्रीज होता जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की एबिलिटी होती है एलिमेंट की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो उसको हम किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, उसको हम इंडिकेट करते हैं आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्म पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी एलिमेंट का मोर है, इसका मतलब है कि वो कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन मेटेलिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर है तो इसका मतलब है कि वो हमारा मेटेलिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर। बिकॉज जो भी हमारे मेटल्स होते हैं अगर वो इजीली पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो मेटेलिक नेचर को शो करेगा, और गेन करने की एबिलिटी रख रहा है, इसका मतलब है कि वो नॉन मेटेलिक नेचर को क्या करेगा, शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है रेड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। रेड्यूसिंग कैरेक्टर किसको बोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ये बात आपको बताई जाएगी कि कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जो रिमूव करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, और जो एक्सेप्ट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रख रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी किसकी होती है, नॉन मेटल की होती है, अभी मैंने देखा। मतलब नॉन मेटल एक गुड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप ऐसे उसको डिफाइन करोगे। और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिमूविंग एबिलिटी, यहाँ पे मैंने शायद आपको उल्टा बता दिया। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव आसानी से कौन कर सकता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सोडियम मेटल की बात करूं, इन अ फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक में क्या प्रेजेंट होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, और क्या होता है, फ्रांसियम होता है। लीना की रफ से फरियाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लिथियम आसानी से क्या करेगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सोडियम भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, पोटेशियम भी, रुबिडियम भी, सीजियम भी, और फ्रांसियम भी, ठीक है। ये सारे के सारे जो न्यूक्लियस होता है उससे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को शो करने वाला हो जाएगा। मतलब इसका रिमूव करने का जो टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है, ठीक। और इसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे। और जिसका रेड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको हम रेड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म पे क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, नॉन मेटल और मेटल के बेसिस पे जो हमारा मेटल है वो रेड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा, जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है नेचर ऑफ
ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही ऑक्साइड बना सकते हैं। जब मेटल का ऑक्साइड बनाया जाता है, मेटल का ऑक्साइड कैसे बनेगा, कोई भी मेटल को ले आइए और उसको नेचर के कांटेक्ट में रख लीजिए। नेचर में क्या प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है। एयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं, जिसमें से एक टाइप ऑफ गैस आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। उस ऑक्सीजन गैस के साथ जब कोई मेटल, कौन से मेटल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक वाले मेटल की बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, 2 ग्रुप आते हैं। 2 ग्रुप में से जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें आपका क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आ जाएंगे। और जो आपका सेकेंड ग्रुप होता है उसमें आपका बेरिलियम आ जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम आ जाता है, और इसके अलावा बेरियम और रेडियम आ जाता है। ठीक है, ये एलिमेंट आपके कहाँ पे आ जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आते हैं। तो इन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की एक आपका एल्काइली मेटल है, दूसरा अल्काइली अर्थ मेटल्स है। अगर इसको नेचर के कांटेक्ट में लाया जाता है और नेचर के कांटेक्ट में आते ही ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, तो तब ये क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड बना सकते हैं। तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्साइड बना देते हैं, जिसको हम बाइनरी कंपाउंड के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और जब उस मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसका रिएक्शन कराते ही वो क्या बना देता है, एक बेस हमारा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेटल का जो ऑक्साइड है ये Na2O है। मेटल का जो ऑक्साइड है, जब मैं क्या करूंगी, इसको लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाती हूँ, तो करेगा क्या, ये लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जो मेरा रेड लिटमस पेपर होता है उसको। तो इससे ये बात पता चलती है कि जितने भी मेरे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से जब हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड का, तो वो हमको क्या, कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर नॉन मेटल की बात की जाए, तो नॉन मेटल मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, अगर उनके ऑक्साइड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, वाटर से कराते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक तरीके का एसिड होता है। अब देखो, इस Na2O को मैंने लिया और इसका मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो जैसे ही मैं इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगी, ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जिसके पास OH नेगेटिव आयन होता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। और इस बेस पे ये अंदाजा लगाया गया कि जितने भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और विद दी एक्सपेरिमेंट लिटमस पेपर टेस्ट के थ्रू भी ये प्रूव हो गया। इसके बाद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे अच्छे नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कौन सी, हैलोजन फैमिली आ जाती है। हैलोजन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, बिकॉज उसके आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हैलोजन फैमिली की बात की जाए तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आ जाता है। इसमें से अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसी को बोला जाए जो आसानी से किसी के साथ रिएक्ट करता है या ऑक्साइड प्रिपेयर करता है, तो वो हमारा क्या होता है, क्लोरीन होता है। फ्लोरीन ऐसा नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी है कि किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए वो बहुत क्या करता है, इतना ज्यादा रिएक्टिविटी नीचे शो नहीं करेगा। लेकिन क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड प्रिपेयर कर लेता है। इस ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बन के आता है। ये प्रोडक्ट एक एसिड होता है, और एसिड किस बेसिस पे, बिकॉज HClO का जो फॉर्मूला होता है इसको परक्लोरिक एसिड बोला जाता है। इसमें H आयन प्रेजेंट है, इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, H आपका बन जाएगा और ClO4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई केमिकल कंपाउंड आपको H+ आयन दे रहा है, मतलब वो कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो जितने भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और दोनों के सेंटर पे जो भी एलिमेंट आएगा उसको एम्फोटेरिक नेचर का बोला जाता है। मतलब ना तो पूरी तरीके से बेसिक होगा और ना ही पूरी तरीके से एसिड होगा, उसको हम एम्फोटेरिक कैरेक्टर के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रेंड्स डाउन अ ग्रुप। मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टर में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है,
एस और एस ब्लॉक के फर्स्ट और जो सेकंड हमारे ग्रुप्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाउन द ग्रुप अगर आते जाओगे तो मैंने क्या बोला, मेटल उसको बोला जाता है जो आसानी से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, रिमूव कर दे। मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो जब आप टॉप टू बॉटम आओगे किसमें, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में हमारा क्या होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है और सीजियम तक ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या आ रहे हो, टॉप टू बॉटम आ रहे हो। टॉप टू बॉटम जब आ रहे हो तो इसके पास प्रेजेंट है 2 सेल, इसके पास आ जाता है 3 सेल, फिर इसके पास आ जाएगा 4 सेल, फिर 5 सेल आ जाएंगे, फिर 6 सेल आ जाएंगे और लास्ट में आता है 7 सेल। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है, जो मेरा सीजियम है यहाँ पे, फ्रेंसियम का होगा, बट वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे अभी नहीं बता रही हूँ। तो जो सीजियम है, सीजियम के पास कितने सेल प्रेजेंट है, टोटल 6 सेल प्रेजेंट है। मतलब न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसका है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। मतलब जो मेटेलिक नेचर है, अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रही हूँ तो सबसे आसानी से कौन रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो सीजियम है वो रिलीज कर रहा है। इसका मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टर है टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे वो सबसे अच्छा हमारे लिए क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। तो इन अ ग्रुप अगर किसी पीरियोडिसिटी की बात की जाएगी तो अगर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड उसकी बात की जाए तो जो डाउन द ग्रुप आप आते जाओगे तो हाइड्रोक्साइड बनाने की एबिलिटी मेटल की इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ अभी अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जो रेड्यूसिंग कैरेक्टर होता है एलिमेंट का, पॉजिटिव चार्जेस को देने का, वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा, जब रेड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है मेटल्स का जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। तो ये ग्रुप्स में किस टाइप की पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है उसके बारे में बताया गया है। आई थिंक इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने आपको मेंडलेस पीरियोडिक एक बार पॉइंट्स टू रिमेम्बर में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है। मेंडलेस पीरियोडिक लॉ मैंने आपको बताया जो कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे होता है। मेंडलेस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मेंडलेस पीरियोडिक टेबल के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके डिफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, वो भी हमने देखा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। नीचे हमारा लैंथेनाइड और एक्टिनोइड प्रेजेंट होता है, ये बात आपने देखी। और साथ में पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक प्रेजेंट होता है जिसको एस, पी, डी और एफ के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया है। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है, पी ब्लॉक में आपका 13 टू 18 ग्रुप आता है, डी ब्लॉक में आपका 3 टू 12 ग्रुप आता है, और नीचे आपका 6 और 7 से रिलेटेड लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आता है, जो कि 14 एलिमेंट्स का क्या होता है, एक पेयर होता है। नीचे जो आपको 2 चैम्बर बने हुए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में। इसके बाद इन सारे ब्लॉक का क्लासिफिकेशन किया गया, और क्लासिफिकेशन करने के बाद हर एक ब्लॉक का कैरेक्टर बताया गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जनरल वाला, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। साथ ही ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोला जाता है जो एस और पी ब्लॉक के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है, एफ ब्लॉक को बोला जाता है, ठीक है, इनर पोर्शन पे प्रेजेंट होने की वजह से। उसके बाद हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जिसमें हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमको उसको कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिस वजह से उसमें चेंजेस आता है वो भी हमने देखा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कितनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो अपने से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दोबारा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करे तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, जिसकी वजह से आप एनर्जी को रिमूव करने की जगह पे वो क्या करने लगता है, उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ये 2 तरीके के प्रोसेस को शो करता है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक, ठीक। ये हम कैसे पता करते हैं, एंथैल्पी जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल ईजी एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने देखा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी भी शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को
एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है आपके पास, उसमें से कोई एक एटम अगर शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पर वो कितने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, वो बात हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलती है। और इससे बॉन्ड में जो कोवेलेंट नेचर के होते हैं उनमें पोलर नेचर जनरेट हो जाता है। पोलर नेचर का मतलब होता है जो दो एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनमें पार्शियल चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ रेडियस के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें आपने 4 टाइप के रेडियस के बारे में पढ़ा है। कोवेलेंट रेडियस था, मेटेलिक रेडियस था, एनिक रेडियस था, ठीक है। इसके बाद हम और वंडरवॉल रेडियस था एक आपका, और एटॉमिक रेडियाई क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। वैलेंसी एस ब्लॉक की कितनी होती है, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में +1 और +2 हो जाएगी। पी ब्लॉक की 18 टू टोटल हमारे 13 से लेकर 18 ग्रुप आते हैं, जिससे वैलेंसी क्या होती जाती है -1 -2 -3, और उसके बाद 18th ग्रुप में 0 हो जाती है। डी ब्लॉक में बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को बनाते हैं। इसके बारे में आगे चल के आप और पढ़ोगे, इसमें जनरली बस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया गया है, कोई कंपाउंड का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन नहीं किया है अच्छे से। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात की जाए तो ये भी जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, बट जनरली अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में चेंजेस हमको फ्लोरीन और क्लोरीन में कैसे देखने को मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। मतलब इसमें जो ट्रेंड्स डाउन अ ग्रुप बताया गया है उस कैरेक्टर के बारे में लास्ट पॉइंट बताया गया है। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट आएगा आपको थर्ड चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आज हमारा जो नया चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर आपने से किसी को भी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पता है तो आप बता सकते हैं। बताइए केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। प्रीवियस क्लासेस आई थिंक 9th में पढ़ाया जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। हाँ बताइए, कोई भी एक। क्लासेस मत छोड़िएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्लासेस छोड़ देते हैं। आंसर नहीं पता है तो नहीं पता है बोलिए। मैम जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। हाँ ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आपसे पूछा जाएगा तो बताओ रिया, कितने टाइप के होते हैं? आपने कितने टाइप के पढ़े हैं वो बताओ। मैम आयोनिक और कोवेलेंट। 2 ही टाइप पढ़ा है आपने ना। चलिए ठीक है। मैम हाँ, तो इसमें आप बॉन्ड्स के टाइप के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसमें है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में तो जान लिया कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने सेल के बारे में बताया, ऑर्बिट के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जाना, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू वैलेंसी के पास तक हम पहुंचे, और वैलेंसी में किस टाइप का वेरिएशन हमको देखने को मिलता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से हमको ये बात पता चली, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे अब कि आखिर जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जो कंपाउंड होते हैं, या फिर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं। क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमको जो बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया, एटम के बारे में बताया गया। जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो किसके बारे में बताई गई थी, एटम के बारे में बताई गई थी। हम सभी जानते हैं कि जो एटम होता है वो नेचर में इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलता है, इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, बल्कि जो एटम होता है वो नेचर में कंबाइन स्टेट में मिलता है, ठीक है। कंबाइन स्टेट का मतलब नेचर में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है और उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे वो आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब देखो, एटमोस्फियर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है मेनली बताइए एटमोस्फियर पे, बताइए एटमोस्फियर पे कौन कौन सी गैसेस हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, N2 है, O2 है और CO2 है, आप सभी जानते हैं। तो देखो
यहाँ पे अगर नाइट्रोजन एटम की बात करूं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो ऐसे लिखेंगे। कार्बन एटम की बात करूं तो ऐसे लिखेंगे। तो क्या इस फॉर्म पे ये नेचर में प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये आपस में क्या है, कंबाइन है, आपस में जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से ये आपस में जुड़ा हुआ है और उसी फॉर्म पे वो नेचर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, मोस्टली आप बोलोगे या जनरली आप बोल सकते हो, किसमें मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। फ्री स्टेट में जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि आपका प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर आपका सिल्वर हो गया, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, जो कि हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर पे। कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं, और बाकी जितने भी हमारे एटम्स होते हैं वो नेचर में कौन से स्टेट में अवेलेबल होते हैं, कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। इनको नेचर में कहाँ से निकाला जाता है, तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है उसमें माइनिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, और माइनिंग प्रोसेस के बाद हमको इसका मिनरल मिलता है। मिनरल का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो एक हमको प्योर मेटल अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन अ नेचर, वो कौन से स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट हो सकता है, कंपाउंड स्टेट हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स स्टेट भी हो सकता है। जनरली कंपाउंड और मॉलिक्यूलर स्टेट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हम क्या करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए आखिर ये मॉलिक्यूल और ये कंपाउंड बनते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल जैसे आपने बताया उसी एग्जांपल से लेते हैं, N2O2 और कार्बन डाइऑक्साइड। N2 नाइट्रोजन गैस है हमारा, और ये नाइट्रोजन गैस इन अ नेचर, ये दोनों नाइट्रोजन आपस में क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है। तो ये दोनों नाइट्रोजन आपस में आखिर कंबाइन कैसे हुआ है, तो ये नाइट्रोजन आपस में कंबाइन हुआ है किसके थ्रू, केमिकल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मेरे पास दो नाइट्रोजन थे, ये एक टाइप का केमिकल हो गया, ये एक केमिकल हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड जनरेट हो गया, तो केमिकल के बीच में बॉन्ड जनरेट हुआ तो मैंने इसको क्या बोल दिया, केमिकल बॉन्ड बोल दिया। तो ये नाइट्रोजन आपस में कंबाइंड है एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू। तो इस वजह से अगर कोई एटम नेचर में कंबाइंड स्टेट में मिलता है, इसका मतलब है कि उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। अब कैसे ये केमिकल बॉन्ड बनता है उसके बारे में हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल में बॉन्ड कैसे जनरेट होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल दिया गया है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी अगर नेचर में मिलता है तो कौन से स्टेट में मिलता है, H2। H2 के फॉर्म में, मतलब ये कौन सा स्टेट हो गया, मॉलिक्यूलर स्टेट हो गया, नॉट एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट सिर्फ हाइड्रोजन होता तो मैं इसको क्या बोलती, ये एटॉमिक स्टेट में है, बट ये H2 के फॉर्म में है, मतलब ये कौन से स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है। ठीक है, ऐसे ही मतलब अगर किसी केमिकल में एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हुए हैं तो दैट मींस वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स का यूज करते हैं, और ये बॉन्ड केमिकल के बीच में फाउंड होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। तो देखते हैं ये केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया। तो केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, जीएन लुइस था, जिन्होंने 1916 पे वैलेंस सेल के बारे में क्या दिया था, अपना कॉन्सेप्ट गिव किया था, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि किसी भी एटम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसके आउटर मोस्ट सेल पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतनी बात इन्होंने कही। इसके बाद कोसेल और लेविस जो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे बताया गया है देखिए, ये आए और इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोला गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीएन लुइस के थ्रू किसको बोला गया, आउटर मोस्ट सेल। मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का इनर मोस्ट सेल भी है, आउटर मोस्ट सेल भी है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। दैट मींस उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका हीलियम का क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट सेल भी हो जाएगा और आउटर मोस्ट सेल भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ,
लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 1 आएगा। क्यों आ रहा है? बिकॉज नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, आपको याद होगा 2n स्क्वायर का फॉर्मूला, और उस 2n स्क्वायर फॉर्मूला के बेसिस पे ये कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। तो देखो, इसका इनर मोस्ट सेल ये वाला है और आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? ये वाला है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। दैट मींस इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लिथियम का कितना है? 1 है, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम का करेंगे, बोरॉन का करेंगे। जैसे बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, बोरॉन का 5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2। मतलब इसका बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, बोरॉन का 2 3 आएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है बोरॉन का, ठीक है। तो ऐसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। आप सभी को ये बात पता है क्योंकि हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है ये बात तो हमको पता है। अब हम आते हैं कि आखिर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए हम किसको, जो केमिकल बॉन्ड है उसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आते हैं, ठीक है। तो किसी भी केमिकल के बीच में अगर वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उन कंबाइन होने के लिए वो किसी ना किसी तरीके के आपस में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो यूज करते हैं। ऐसा किसने बताया? जो कोसेल और लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करोगे वो किसके बेसिस पे होगा? जो हमारा कौन सा मॉडल था? अफबाउ मॉडल था। अफबाउ मॉडल में एसपीडीएफ सब सेल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव किया गया था। इसमें नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1s2, देन 1s2, 2s2, 2p6। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हुए भी केमिकल बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए आखिर केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है और कैसे इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट, हाँ, तो देखो ये होता है हमारा कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमको क्या बोलता है कि कोई मॉलिक्यूल जब आप प्रिपेयर करते हो तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल पे, आउटर मोस्ट सेल क्या होता है अभी मैंने बताया, उसके आउटर मोस्ट सेल पे क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, तब जाकर वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ऐसा किसने बोला? 1916 पे कोसेल और लुईस ने वैलेंसी कॉन्सेप्ट हमको दिया और उस वैलेंसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बोला कि एनी एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर कोई भी एटम मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है तो उससे उनके बीच में क्या फॉर्म हो जाता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये केमिकल बॉन्ड उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने की वजह से हो सकता है, उस इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन या शेयर किस लिए करते हैं? इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज तो हमको पता चल गई कि मॉलिक्यूल बनेगा तो स्टेबल कब होगा? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये बात हमको कैसे पता चल गई? लुईस और कोसेल के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बात पता चल गई। और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर शेयर करके, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? लुईस सिंबल दिया, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? गिलबर्ट न्यूटन लुईस, जिसको जीएन लुईस के फॉर्म पे अभी आपने पढ़ा, उन्हीं का नाम है ये। लुईस ने ये बोला कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा? तो उसका रिप्रेजेंटेशन एक डॉट के फॉर्म पे किया जाएगा। ऐसा किसने बताया? जो गिलबर्ट न्यूटन लुईस थे उन्होंने बताया, ठीक है। तो अगर मुझे किसी एटम का क्या पता करना हो, जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करूंगी? हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट होगा। वैसे ही हीलियम का कितना था? 2 था, तो हीलियम के ऊपर 2 डॉट होगा। ये डॉट क्या बताएगा कि इस हीलियम का वैलेंसी कितना है? 2 है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। वैसे ही लिथियम के आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन था? एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसके ऊपर मैं कितना डॉट बनाऊंगी? एक डॉट बनाऊंगी। बेरिलियम का कितना था?
2 था तो इसमें मैं 2 डॉट बनाऊंगी। बोरॉन का कितना था 3 था तो इसमें 3 डॉट बना दो। तो ये डॉट किस चीज को बता रहा होता है, आखिरकार उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता रहा होता है, जिसको हमने कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू लिखा है, नील्स बोर के 2n² फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के थ्रू लिखा है। और यही जो डॉट है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर कहीं भी किसी भी एटम में डॉट सिंबल लगा है, दैट मीन्स वो डॉट सिंबल उस एलिमेंट की वैलेंसी को बता रहा है या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वो हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड में। ठीक है, तो देखिए जो केमिकल बॉन्ड होता है आपका, अभी तक हमने जाना कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा, इतना तो पता है कि दो केमिकल के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये बनेगा कैसे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इस बात को याद रखिएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक डॉट सिंबल के फॉर्म पे उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ऐसा हमको किसने बोला, जीएन लुइस ने बोला। ठीक है, तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पे कि केमिकल बॉन्डिंग आखिर कितने टाइप का होता है और कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग मेनली 3 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड को और कौन सा बॉन्ड बोला जाता है पूछा जाएगा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड आपका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारे केमिकल बॉन्ड्स मेनली कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। एक आयनिक बॉन्ड होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब देखो सिंपल सा बता रही हूँ आपको, सिंपल फॉर्म पे आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रिपेयर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रिपेयर होता है, और जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रिपेयर होता है। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे प्रिपेयर होता है। केमिकल बॉन्ड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। इसमें सबसे पहला टाइप हमारा आ जाता है आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, देखिए जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है, इसी एग्जांपल को लेते हैं। NaCl, NaCl क्या है, हमारा एक तरीके का सॉल्ट है, जिसमें हमारे पास NaCl क्या है, एक तरीके का मॉलिक्यूल है। जो सॉल्ट है वो एटम थोड़ा है, एक तरीके का क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि ये आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हुए हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में नेचर में मिलते हैं, क्योंकि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, केमिकल बॉन्ड। और वो केमिकल बॉन्ड कौन सा हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कोवैलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आखिर वो बनता कैसे है और किस टाइप के एलिमेंट में वो प्रेजेंट होता है। तो एनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है। वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस कैसे होता है वही हम देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल पे, जो कि हमारा NaCl का मॉलिक्यूल है। इस NaCl के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट है, एक आपका सोडियम एटम है और एक आपका क्लोरीन एटम है। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सोडियम का क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा, और क्लोरीन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका आउटर मोस्ट सेल ये वाला हो गया, इसका आउटर मोस्ट सेल ये वाला हो गया। और हमारे जो लुइस थे उन्होंने ये बोला था कि किसी भी सेल के आउटर मोस्ट किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही मेरा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यही बोला था GN लुइस ने। और उसका रिप्रेजेंटेशन किस में करोगे, एक डॉट सिंबल में करोगे। तो देखते हैं
हम सबसे पहले सोडियम लेते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको उसके लास्ट सेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पता चल गया। तो सोडियम के लास्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं इसके ऊपर कितना डॉट बनाऊंगी, एक डॉट बनाऊंगी, ठीक है। और क्लोरीन के लास्ट सेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 7 है, तो मैं यहाँ पर कितने डॉट बनाऊंगी, 7 डॉट, ठीक है। 2 2 4 5 6 और ये मेरा कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। अब देखो सोडियम के पास है एक इलेक्ट्रॉन और मेरे क्लोरीन के पास है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट रूल में ये बोला गया था कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल प्रिपेयर करना है तो उसके आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दैट मीन्स वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए। ऐसा किसने कहा था, जो हमारे लुईस थे उन्होंने, कोसेल और लुईस थे उन्होंने कहा था। तो इसको, ये ऑक्टेट रूल को कब फॉलो करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन मैं किसको दे दूं, क्लोरीन को दे दूं, तो क्लोरीन के पास टोटल कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। जैसे ही सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, समझ गए। तो यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर किया है ना। इस वजह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड मैंने बताया कि उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर किया। इसी को अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। समझ रहे हो, इसने लूज किया मतलब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और इसने उसको लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आया और इसमें एक नेगेटिव चार्ज आया, तो इन दोनों चार्ज को क्या बोला जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है आपके, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इन्हीं को हम बोलते हैं आयंस, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन है उसको बोला जाता है कैटायन, और जो नेगेटिव है इसको क्या बोला जाता है, एनायन बोला जाता है, ठीक है। और आयंस बनने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको क्या बोला जाएगा, आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा। क्लियर है, मतलब ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जनरेट होता है या आयन जनरेट होते हैं, कैटायन और एनायन, तो तब उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। एंड दीज बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे ही इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, आप सभी जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। अब देखो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए, ऐसा बोला था किसने, जो लुईस और कोसेल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा बोला था। तो हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हो रहा है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन था 281 और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन था 287। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस 7 को मिल जाता है तो ये मेरा लास्ट सेल है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया या लूज हो गया, तो इसके आउटर मोस्ट सेल पे क्या आया, ऑक्टेट ही आया ना। और जब क्लोरीन ने